नमस्कार दोस्तों। आज तितली कहानी के तृतीय खंड के दूसरे अध्याय के साथ मैं आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। अब जिस अध्याय की में हम जा रहे हैं, जिसकी बात हम कर रहे हैं, उसमें शुरुआत है कि धूप निकल आई है, फिर भी ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं। और रामजस के साथ जो लड़का दवा लेने के लिए शैला की मेज के पास खड़ा है, उसके गले के समीप कुर्ता का अंश बहुत सा फट कर लटक गया है, जिससे उसकी छाती की हड्डियां और नसें अच्छी तरह दिखाई पड़ रही हैं और वो ठंड से ठिठुर रहा है। उसकी ठुड्डी कांप रही है और शैला उसको देखते ही बोलती है कि रामजस, मैंने कहा था ना कि इसको तुम लेकर मत आना और इसे केवल साबूदाना खिलाना। इसको तो ठंड से बचाना था, इसको लेकर क्यों आ गए? रामजस बोलता है, मेम साहब, रात को ऐसा पाला पड़ा कि सारे मटर झुलस गए और सोचा था कि हरी मटर शहर में बेच करके कुछ साबूदाना ले आऊँगा, पर अब तो लगता है कि उसी को कच्चा पक्का भून कर खाना पड़ेगा और वो ही इसे भी खाना पड़ेगा। तो शैला उसको बोलती है कि तब तो तुम इसे मार ही डालोगी। रामजस बोलता है, मरता तो है ही, फिर क्या किया जाए। रामजस की इस बेबसी पर शैला कांप उठती है और उसमें मन में सोचती है कि अगर आज इंद्रदेव होते तो इंद्रदेव को बोलते कि आप किसी से कहकर साबूदाना मंगवा दीजिए, और वो दुखी हो जाती है और उसका हृदय व्यथा से भर जाता है, करुणा से भर जाता है। इंद्रदेव की निर्दयता पर नहीं, बल्कि उनकी विवशता पर वह व्याकुल हो उठती है। रामजस को विदा करते हुए वो उससे कहती है कि मधुबन से कह देना कि वह तुम्हारे लिए साबूदाना ले आएगा। रामजस बोलता है, यही एक छोटा भाई है मेम साहब, और इसके लिए माँ बहुत रोती है। शैला उसको आशीर्वाद देते हुए बोलती है, जाओ रामजस, भगवान सब अच्छा करेगा। रामजस तो चला गया। शैला उठकर अपने कमरे में टहलने लगी और उसका मन नहीं लग रहा है। वो टीले से नीचे उतरी, झील के किनारे किनारे अपनी मानसिक व्यथाओं के बोझ से दबी हुई धीरे धीरे चलने लगी। कुछ दूर चलकर जब वह कच्ची सड़क की ओर फिरी तो उसने देखा कि अरहर और मटर के खेत काले होकर सिकरी हुई पत्तियों में अपनी हरियाली लुटा चुके हैं। अब भी जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं, उन पत्तियों पर नमक की चादर सी पड़ी हुई है। उसके सामने ही खेती का सब झुलसा पड़ा है। गृहस्थी के दयनीय और भयानक भविष्य के चित्र उसकी आंखों के सामने। पीछे जमींदार के लगान का कंपा देने वाला भय, देव को अत्याचारी समझकर ही जैसे वह संतोष से जीवित है। और एक किसान को वो पूछती है कि क्यों जी, तुम्हारे खेत पर भी पाला पड़ा है? वो किसान जवाब देता है कि आप देख तो रही हैं मेम साहब, दुख और क्रोध से हम सब भरे पड़े हैं। और उसको ऐसा लगता है कि शैला मेम साहब जो हैं वो असमय की सहानुभूति देकर व्यंग कर रही हैं, और मन ही मन वो सोचता है कि शायद मैं मेम साहब तमाशा देखने आई हैं। शैला जैसे टक्कर खाकर आगे बढ़ जाती है और उसके मन में रह रहकर यही बात आती है कि इस समय इंद्रदेव यहाँ होते तो कुछ और बात होती। लेकिन फिर वो सोचती है कि इंद्रदेव को भी इस हालत में लाने की जिम्मेदार वो खुद ही है, क्योंकि उसने इंद्रदेव से बहुत ही रूखा सूखा व्यवहार किया था। अगर वो चाहती तो वो रुक सकते थे। और अब वो सोचने लगती हैं कि यह ग्राम सुधार का व्रत जो मैंने लिया है, ये एक बोझ की तरह ढोना पड़ रहा है मुझे। और मन ही मन सोचती हैं, तो क्या मैं इंद्रदेव से प्रेम नहीं करती? फिर वो उधेर-बुन में लग जाती हैं और सोचने लगती हैं कि उस दिन इंद्रदेव के मन में एक संदेह उत्पन्न करके मैंने ही यह गुत्थी डाल दी थी। तब क्या यह भूल मुझे ही न सुधारनी चाहिए? और यह सोचते सोचते उसका दिमाग छावनी की तरफ जाता है और वो सोचने लगती है कि वसंत पंचमी को माधुरी ने बुलाया था और उस दिन भी वो वहाँ नहीं गई, तो इस बात को लेकर के शायद वो लोग भी बुरा मान गई हों। ये सोचते ही वो सोचती हैं कि ठीक है, मैं अभी छावनी की तरफ चलूँगी और वहाँ जाने से इंद्रदेव का भी कुछ पता लग जाएगा और
अगर उन लोगों की इच्छा हुई तो मैं इंद्रदेव को बुलाने के लिए चली जाऊंगी और इंद्रदेव से अपनी भूल के लिए क्षमा भी मांग लूंगी। और यह सोचकर वो छावनी की तरफ घूम पड़ती है। कच्चे कुएं के किनारे एक किसान सिर पकड़कर बैठा हुआ है और शैला का मन प्रसन्न वातावरण बनाने की कल्पना से उत्साह से भर उठा था। और वो किसान जो था वो मधुबन था और वो मधुबन से पूछती है शैला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ और बंजरिया जाकर तितली से कह दो कि मैं दोपहर का भोजन उसके समीप ही करूँगी, मैं ज़रा छावनी से होकर आती हूँ। मधुबन पूछता है क्या मैं भी साथ चलूँ? शैला बोलती है नहीं, तुम जाकर तितली से कह दो मैं आ रही हूँ। और वो लंबी डगे बढ़ती हुई चल पड़ती है। छावनी पर पहुंचकर देखती हैं कि बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। नौकर चाकर इधर उधर चुपचाप अपना अपना काम कर रहे हैं। शैला माधुरी के कमरे के पास पहुंचकर रुक जाती है। फिर चिक हटाती देखती हैं कि मेज पर सिर रखे हुए माधुरी कुर्सी पर बैठी हैं, जैसे उनके शरीर में कोई प्राण ही नहीं है। शैला कुछ देर खड़ी रही है और फिर पुकारती हैं बीबी रानी। और जैसे ही वो पुकारती हैं माधुरी सिसकने लगती है, लेकिन सिर नहीं उठाती। शैला उनके बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए पूछती हैं कि क्या हुआ है बीबी रानी, मुझसे बताओ, मैं आपकी हित चाहने वाली हूँ। माधुरी धीरे से सिर उठाती है और उसकी आंखें गुड़हल के फूल की तरह लाल हो रही थी। शैला से आंख मिलते ही उसके हृदय का बांध टूट पड़ता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। उनकी अश्रु की धाराएं बहने लगती हैं। शैला की ममता उमड़ आती है और वह उनके पास बैठ जाती है और भरपूर रो लेने के बाद माधुरी थोड़ा सा जी को करा करके बोलती है कि मैं तो लुट गई, बुरी तरीके से लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। शैला फिर उनसे पूछती है कि हुआ क्या, ये तो बताओ, मैं तो बहुत दिनों से इधर नहीं आई और मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि हुआ क्या। तो मैं आपका अच्छा चाहती हूँ, मैं आपका बुरा नहीं चाहती, तो मुझे अपनी बीती साफ साफ सुनाओ, मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ बहन। माधुरी का मन कोमल हो चला। दुख की सहानुभूति हृदय के समीप पहुंचती है। मानवता का यही तो प्रधान उपकरण है। माधुरी ने स्थिर दृष्टि से शैला को देखते हुए कहा, यह सच है मिस शैला कि मैं तुम्हारे ऊपर अविश्वास करती हूँ, मेरी भूल रही होगी, पर मुझे जो धोखा दिया गया वह अब प्रत्यक्ष हो गया। मैं यह जानती हूँ कि मेरे प्रति सदाचारी नहीं है, उनका मुझ पर स्नेह भी नहीं है, तब भी यह मेरे मन का प्रश्न था और उससे भी मुझे धक्का ही मिला। और वो बोलने लगती है आगे कि मैंने तो अपना निश्चय कर लिया था कि मैं कृष्ण मोहन के साथ ही अपनी जीवन बिता लूँगी, पर कैसे वो आ जाते हैं यहाँ और फिर मुझे धोखा दे दिया। और माधुरी फिर रोने लगती है। तब शैला पूछती है कि क्या हुआ, बाबू श्यामलाल ने क्या किया, क्या वो चले गए? तो माधुरी उनको बताती है कि हाँ गए और अनवरी को लेकर गए। मिस शैला बहुत आश्चर्यचकित रहती है कि अनवरी, लेकिन माधुरी अब उनको आगे बताती है कि हुआ क्या कि एक दिन मैं उनका खाना लेकर उनके कमरे में जा रही थी। माँ ने बहुत जिद किया था, तो मैं उनके कमरे के नज़दीक पहुंची तो बाहर से मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि उस कमरे में सिर्फ श्यामलाल नहीं है, उनके साथ कोई और भी है। तो मैंने थोड़ी सी रुककर बात सुनने की कोशिश की। अंदर से आवाज़ आती है कि बस रहने दीजिए बाबूजी, मैंने 2 पैक पहले ही पी चुकी हूँ, अगर आगे और मैं पीती हूँ तो मैं संभाल ना पाऊँगी। बाबू श्यामलाल बोलते हैं कि अरे रहने दो, मैं ऐसे भंडाफोर होने से नहीं डरता हूँ अनवरी, मैंने अपने जीवन में तुम्ही को तो ऐसा पाया है जिससे मेरे मन की सब बातें मिलती हैं। मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैं किसी का दिया हुआ नहीं खाता जो मैं किसी से डरूं। तो अनवरी उसको कहते हैं कि लंबी चौड़ी बातें बहुत करने वाले हमने देखे हैं बाबू साहब, अभी बीबी रानी सुन ले तो आपकी तो खैर नहीं। तो वो बोलते हैं कि चलो चलो, तुम्हारी बीबी रानी को मैंने देखा है। और इतना सुनते ही माधुरी बोलती है कि मैं अधिक ना सुन सकी और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस कमरे में प्रवेश करना चाहिए। मेरा शरीर कांप रहा था और मेरा अधिकार मेरे ही सामने दूसरा ले और मैं प्रतिवाद भी न करूं और लौट जाऊं, यह ठीक नहीं। तो मैं थाली लिए घुस पड़ी।
अनवरी अपने को छुड़ाती हुई उठ खड़ी हुई। उसका मुंह विवर्ण था, शराब की महक से कमरा भरा पड़ा था। उन्होंने अपनी निर्लज्जता की स्पष्ट करते हुए पूछा, क्या है? तो मैं कुछ उत्तर नहीं दे पाई। हाँ, इतना कह दिया कि क्षमा कीजिए, मैं नहीं जानती थी कि मेरे आने से आप लोगों को कष्ट होगा। यह बड़ी असभ्यता है कि बिना पूछे किसी के एकांत में। इस बात को काटते हुए अनवरी बोलती है कि बीबी रानी, मैं कलकत्ते में डॉक्टरी करने के संबंध में बात कर रही थी। यह भी उसका दुस्साहस था। मैं तो इसका उत्तर नहीं देना चाहती थी, परंतु उसकी ढिठाई अपनी सीमा पार कर चुकी थी। मैंने कहा, बड़ी अच्छी बात है मिस अनवरी, आप कब जाएंगी? और इससे अधिक मैं कुछ बोल ना पाई। मैंने थाली रख दी और बाहर लौट आई। सुबह हुआ। दूसरे दिन सवेरे ही अनवरी बनारस चली गई और श्यामलाल कलकत्ते की तैयारी में लग गए। माँ तो कुछ जानती नहीं थी, तो माँ ने बहुत कोशिश की मैं उन्हें मनाऊं, मैं उन्हें रोकूं, पर मैंने उनका थोड़ा सा भी विचार न किया और मैं उनको नहीं मनाई। मैंने उनको जाने दिया। शैला ने सांत्वना देते हुए कहा, जो होना था सो हो गया, अब दुख करने से क्या लाभ? हम लोगों का भी आज शहर जाना निश्चित है। माँ कहती हैं कि अब यहाँ नहीं रहूँगी। भाई साहब का पता चला है कि बनारस में ही हैं। उन्होंने बैरिस्ट्री आरंभ कर दी है। हाँ, कोठी पर वह नहीं रहते, उनके लिए कहीं बंगला ले लिया गया। वह और कुछ कहना ही चाहती थी कि बीच में ही किसी ने पुकारा, बीबी रानी। और माधुरी पूछती है, क्या है? तो उधर से जवाब आता है कि माँ जी आ रही हैं। माँ जी आती हैं और शैला से पूछती हैं। शैला को देखकर खुश होती हैं और नमस्कार ग्रहण करती हैं शैला का, और शैला को पूछती हैं कि आप अच्छी तो हैं? बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई। शैला बोलती है कि माँ जी क्या करूँ, आपका ही काम करती हूँ। जिस दिन से यह सब काम सिर पर आ गया है, एक घड़ी की भी छुट्टी नहीं मिलती। आज भी यदि एक घटना न हो जाती तो यहाँ आती या ना, इसमें संदेह है। आपके गांव भर में रात को पाला पड़ा, किसानों का सर्वनाश हो गया है। कई दवाएं भी नहीं हैं। तहसीलदार के पास लिख भेजा था, वो आई कि नहीं ये भी नहीं मालूम। शैला और भी जाने क्या क्या कहने चाहती थी, लेकिन बीच में ही टोककर श्याम दुलारी ने कहा कि पाला पत्थर पड़ने से जमींदार क्या कर सकता है? जिस काम में भगवान का हाथ है उसमें मनुष्य क्या कर सकता है? मिस शैला, मेरी आशाओं पर भी तो पानी ही पड़ गया है। 2 लड़के हैं, दोनों ही बेकहे हो गए हैं। आज अगर वो स्वयं जीवित होते तो दोनों को 2-2 थप्पड़ लगाकर रास्ते पे लगा देते। पर हम लोगों के पास कोई अधिकार नहीं। संसार तो रुपये पैसे के अधिकार को मानता है। स्त्रियों के स्नेह का अधिकार, रोने दुलारने का अधिकार तो मान लेने की वस्तु है ना। अपनी व्यवस्था और क्रोध से श्याम दुलारी की आंखों में आंसू निकल आए। शैला सन्न हो गई। उसे भी रह रहकर इंद्रदेव पर क्रोध आ रहा था। पुरुषों के प्रति स्त्रियों का हृदय प्रायः विषम और प्रतिकूल रहता है। जब लोग कहते हैं कि वे एक आंख से रोती हैं और दूसरे से हंसती हैं, तब कोई भूल नहीं करते। हाँ, यह बात दूसरी है कि पुरुषों के इस विचार में व्यंग्यपूर्ण दृष्टिकोण का अंत है। स्त्रियों को उनकी आर्थिक पराधीनता के कारण जब हम स्नेह करने के लिए बाध्य करते हैं, तब उनके मन में विद्रोह की सृष्टि भी स्वाभाविक है। आज प्रत्येक कुटुंब उनके इस स्नेह और विद्रोह के द्वंद्व से जर्जर है और असंगठित है। हमारा सम्मिलित कुटुंब उनकी इस आर्थिक पराधीनता की अनिवार्य असफलता है। उन्हें चिरकाल से वंचित एक कुटुंब से आर्थिक संगठन को ध्वस्त करने के लिए दिन रात चुनौती मिलती रहती है। जिस कुल से वे आती हैं उस पर से ममता हटती नहीं। यहाँ भी अधिकार की कोई संभावना न देखकर वो सदा घूमने वाली गृहहीन अपराधी जाति की तरह प्रत्येक कौटुंबिक शासन को अव्यवस्थित करने में लग जाती है। यह किसका अपराध है? प्राचीन काल में स्त्री धन की कल्पना हुई थी, किंतु आज उसकी जैसी दुर्दशा है। जितने कांड उसके लिए खड़े होते हैं वे किसी से छिपे नहीं। श्याम दुलारी का मन आज संपूर्ण विद्रोही हो गया था। लड़के और दामाद की उच्छृंखलता ने उन्हें अपने अधिकार की सजीव करने के लिए उत्तेजना दे दी थी। उन्होंने कहा, मिस शैला, मैंने निश्चय कर लिया है कि अब किसी को मनाने नहीं जाऊंगी। हाँ, मेरी बेटी का दुख से भरा भविष्य है और उसके लिए मुझे सोचना है और कोई उपाय करना है। वो तो ऐसे नहीं रह सकेगी। तो मैंने विचार कर लिया है कि मैंने अपनी सारी जमींदारी माधुरी के नाम देना है। तुम क्या कहती हो? हम लोग तुम्हारी सम्मति चाहते हैं। शैला बोलती हैं, माँ जी, आपके विचार एकदम सही हैं। आपने ठीक सोचा है। बीबी रानी को और दूसरा क्या सहारा है?
मैं समझती हूँ कि इसमें इंद्रदेव को पूछने की भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसमें उसके लिए तो कुछ कमी ही नहीं है। वह स्वयं भी कमा सकते हैं और संपत्ति भी है ही। माधुरी अवाक होकर शैला का मुंह देखने लगती है। आज स्त्रियां सब एक ओर थी, पुरुषों की दुष्टता का प्रतिकार करने में सब सहमत थी। श्याम दुलारी ने शैला का अनुकूल मत जानकर कहा, तो हम लोग आज ही बनारस जाएंगी। वहाँ पहले मैं दान पात्र की रजिस्ट्री कराऊंगी, तुम भी चलोगी क्या? शैला बिना कुछ सोचे समझे जवाब देती हैं, चलूंगी। तो श्याम दुलारी उनको बोलती हैं कि तो फिर तैयार हो जाओ, 2 घंटे में उधर ही नीलकोठी पर आकर तुम्हें लेती चलूंगी। बहुत अच्छा कहकर शैला उठ खड़ी होती है और सीधे मंजरिया की ओर चल पड़ती है, क्योंकि वो मधुबन से कह चुकी थी कि तितली उसकी प्रतीक्षा में बैठी होगी। शैला कुछ प्रसन्न थी। उसने अज्ञात भाव से इंद्रदेव का जो थोड़ा सा शैला कुछ प्रसन्न थी। उसने अज्ञात भाव से इंद्रदेव को जो थोड़ा सा दूर हटाकर श्याम दुलारी और माधुरी को अपने हाथों में पा लिया था, वह एक लाव सा उसे उत्साहित कर रहा था। परंतु बीच बीच में वह अपने हृदय में तर्क भी करती थी कि इंद्रदेव को मैं एक बार क्या भूल सकूंगी? अभी अभी तो मैंने सोचा था कि चलकर इंद्रदेव से क्षमा मांग लूंगी, मना लूंगी, फिर यह मेरा भाव कैसा है? और उसे थोड़ा सा खेद होता है और वो अपनी भूल सुधारते हुए निश्चय करती है कि बुरा काम करते भी अच्छा हो सकता है। मैं इसी प्रश्न को लेकर इंद्रदेव से अच्छी तरह बातें कर सकूंगी और सफाई भी दे दूंगी। और वह ऐसा सोचती हुई अपनी धुन में बंजरिया तक पहुंच गई और उसे कुछ आभास ही नहीं हुआ जब तितली उसे पुकारती है कि बहन, मैं कब से बैठी हूँ इस तरह से आपके आने के इंतजार में। इस तरह से कहकर कोई भूल सकता है क्या? तो अचानक से शैला का ध्यान भंग होता है और वो बोलती है कि मुझे झटपट कुछ खिला दो, अभी मुझे शहर जाना है। तितली बोलती है, हाँ हाँ, इतनी चटपट तो नहीं हो सकती, अभी बैठो, हमारे यहाँ रूखा सूखा तो कुछ गरम गरम खाओगी तो ही अच्छा लगेगा। हरे चने हैं, उसको भूनती हूँ। और वो चली गई हरे मटर को भूनने। इतने में मधुबन भी एक कोमल लौकी लेकर आया और उसको छीलने बनाने लगा। अब शैला इन दोनों को देखकर यह सोच रही है कि इस छोटी सी गृहस्थी में 2 प्राणियों को मिलाकर उसकी कमी पूरी करते देखकर कितना अच्छा लग रहा है। अभी छावनी की दशा देखकर आई थी, वहाँ सब कुछ था पर सहयोग नहीं। यहाँ कुछ न है परंतु पूरा सहयोग है, उसका अभाव नहीं। शैला ने छेड़ने के लिए कहा, तितली मुझे भूख लगी है, तुम अपने पकवान रहने दो, जो बना है मुझे लाकर खिला दो। तितली बोलती है, मैं आई, मेरा हाथ जल गया। और मधुबन को बोलती है कि केले का पत्ता लेकर आओ। केले का पत्ता आता है और शैला के सामने हरे हरे दोनों में देहाती दही से भींगे हुए बड़े और आलू मटर की तरकारी रख दी गई है। लौकी भी सामने आ गई है, हरे चने, दाल, चावल, रोटी, सारा कुछ आ गया है। शैला खाती है और हंसती है और उसके मन में एक बहुत सुकून महसूस होता है। उसको संतोष ही संतोष उसको लगता है और वो सोच रही है कि इंद्रदेव को वो मना लेगी। भोजन कर लेने पर शैला ने हाथ पोंछते हुए मधुबन से कहा, नील कोठी की रखवाली तुम्हारे ऊपर है, मैं 2-4 दिन वहाँ ठहर भी सकती हूँ। सावधान रहना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। मधुबन बोलता है कि क्या मेरे 2 सिंह हैं कि मैं लड़ाई करूँगा? क्या मैं सबसे लड़ाई करता फिरता हूँ? तो शैला हंसते हुए उसको बोलती है कि बाहर ना सही, घर में तितली से ही कर लोगे। तितली बोलती है लज्जा से मुस्कुराती हुई कि मैं क्या कलकत्ते की पहलवान हूँ बहन। और सब आपस में हंसते खेलते हुए और मधुबन को छोड़ने के लिए शैला चलता है। तितली नमस्कार करती है, दोनों आगे बढ़ते हैं। इतने में सामने से मलिया आती हुई दिखाई देती है। शैला उसको अपने पास बुलाकर उसको बोलती है कि मलिया, तू तितली के पास निर्भय होकर रह, किसी बात की चिंता मत करना। और मलिया के आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आते हैं। नीलकोठी पर पहुंचकर 2-4 आवश्यक वस्तुएं अपने बैग में रखकर शैला तैयार हो जाती है। मधुबन को आवश्यक काम समझाकर वह झील की ओर पत्थर पर बैठी हुई सड़क पर मोटर आने की प्रतीक्षा करने लगती है। इतने में उसको ध्यान आता है कि तितली भी मधुबन के कारण बैठी होगी खाने को, तो मधुबन को भी भूख लगी होगी। तो मधुबन को विदा कर देती है, बोलती है, जाओ, तितली मुझे कोसती होगी, तुम भी जाओ। और मधुबन चला जाता है।
तितली की बातें सोचते सोचते उसकी छोटी सी सुख से बड़ी गृहस्थी पर विचार करते करते शैला के एकांत मन में नई गुदगुदी होने लगती है। वह अपनी बड़ी सी नीलकोठी को व्यर्थ की विडंबना समझकर उसमें नया प्राण ले आने की मन ही मन स्त्री हृदय के अनुकूल मधुर कल्पना करने लगती है। आज उसे अपनी भूल पग पग पर मालूम हो रही थी। उसने उत्साह में कहा, अब विलंब नहीं। दूर से धूल उड़ती हुई मोटर गाड़ी आ रही है। ड्राइवर के पास एक पंडित जी बंदूक लिए बैठे थे। पीछे श्याम दुलारी और माधुरी थी। टीले से नीचे मोटर रुकती है। चमड़े का छोटा सा बैग हाथ में लिए फुर्ती से शैला उतरती है और वह जाकर माधुरी से सटकर बैठ जाती है। माधुरी पूछती है, बस और कोई सामान नहीं है क्या? तो बोलती नहीं, बस एक ही है। और शैला ने कुछ सोचकर श्याम दुलारी से कहा है कि आपने तहसीलदार के साथ बात नहीं की, आप तहसीलदार को साथ नहीं ले जा रहे, तो क्या आप जो काम करना चाहती हैं वो बिना तहसीलदार के हो पाएगा? थोड़ी देर के लिए तो सन्नाटा रहता है, लेकिन फिर शैला बोलती है कि आप एक चिट लिख दीजिए और मैं उसे नीलकोठी के चपरासी के पास छोड़ आती हूँ, वह जाकर दे देगा, कल तहसीलदार बनारस पहुँच जाएगा। श्याम दुलारी को ये बात अच्छी लगती है और वो माधुरी के नोटबुक से एक पन्ना फाड़कर उस पर कुछ लिखकर शैला को दे देती है। शैला उसे लेकर ऊपर जाती है। श्याम दुलारी ने माधुरी को देखकर कहा, हम लोग जितनी बुरी शैला को समझते थे उतना तो नहीं है, बड़ी अच्छी लड़की है। माधुरी चुप थी। वह अब भी शैला को अच्छा स्वीकार करने में हिचकती थी। शैला ऊपर से आ गई, गाड़ी में बैठ गई है और गाड़ी हॉर्न देती हुई चल पड़ती है शहर की ओर। बहुत सारे उत्साह के साथ, बहुत सारे संतोष के साथ, बहुत बड़े बड़े निर्णयों के साथ, बहुत सारे उतल पुतल के साथ तीनों मोटर में बैठे हुए हैं। आज का अध्याय इतना ही। इस अध्याय में जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि स्त्री और पुरुष के मनोदशा का जो वर्णन जयशंकर प्रसाद महोदय ने किया है वो उस समय जितनी प्रासंगिक थी, आज के इस कठिन समय में, जटिल समय में भी उतनी ही प्रासंगिक दिखाई पड़ रही है, उतनी ही प्रासंगिक महसूस हो रहा है। तो उनकी ये बातें बहुत ही सूटेबल लगी हैं आज के माहौल में भी। तो ये बहुत अच्छा लगा है मुझे। आप सबको क्या अच्छा लगा, आप सब सुनने के बाद ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।